सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में अधि मांग और न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। तो अधि मांग और न्यून मांग को ठीक करने के लिए हम दो उपाय या दो नीति का प्रयोग करेंगे। जो पहली नीति है बेटा, वो है कौन सी? राजकोषीय नीति, और जिसको हम राजकोषीय उपाय बोलते हैं। और दूसरी नीति का जो हम प्रयोग करेंगे वो है हमारी मौद्रिक नीति, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसे कि आज का टॉपिक कि हमें अधि मांग और न्यून मांग को ठीक करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अधि मांग और न्यून मांग को ठीक क्यों करना है। ठीक है, वो हम समझ लेते हैं, अदरवाइज आपको यह समझ नहीं आएगा कि न्यून मांग और अधि मांग को ठीक क्यों किया जा रहा है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो हमारा एक अर्थव्यवस्था होती है वो कुछ इस तरह से बढ़ती है, धीरे धीरे ऊपर नीचे जाती रहती है। जहां पर ये जो लाइन है वो दिखा रही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट सप्लाई को, और ये जो जिगजैग लाइन जा रही है ऊपर नीचे, ये हमारा क्या है? एडी है। अब समस्या क्या है बेटा? यहाँ समस्या यहाँ पर यह है कि अगर एडी एएस के बराबर है, इन पॉइंट पर है, बहुत अच्छी बात है, देश ग्रोथ कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, एडी एएस बराबर है। लेकिन जब एडी नीचे चला जाए तो भी समस्या है, और एडी ऊपर चला जाए तो भी समस्या है। इसमें क्या समस्या है? अगर नीचे आ जाता है तो यहां पर आप नोटिस करेंगे जो हमारा एडी है, दिख रहा है, वो नीचे चला गया है, और एएस क्या है? ऊपर है, इस वाले बिंदु पर। अब इस स्थिति में होगा क्या? जब अर्थव्यवस्था में मांग क्या हो जाएगी? ओके सॉरी, मैंने साइन गलत लगा दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले साइन ठीक कर लेंगे। ये हमारा जो एडी है वो क्या हो गया है? एएस से कम है। आप देख रहे हैं एएस ये लाइन जा रही है और एडी नीचे। अब अर्थव्यवस्था में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था में सामान बन के रेडी है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए यहां पर हम क्या उपाय करेंगे वो देखेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि इस स्थिति में क्या क्रिएट होगा? इस स्थिति में एक समस्या क्रिएट होगी जिसे बोलेंगे हम बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों? क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं जब अर्थव्यवस्था में मांग ही नहीं है तो जो उत्पादक है वो अपना उत्पादन को क्या करेगा? कम करने लग जाएगा। इसी के विपरीत अगर एडी ऊपर चला जाए यहां पर, तो आप नोटिस करेंगे कि एडी ज्यादा हो जाएगा, किससे? एएस से। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा? जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मांग आ रही है लेकिन सप्लाई नहीं है, सामान ही नहीं है। सोचो मार्केट में आप सामान लेने जा रहे हो, हर कोई वो सामान लेने आया है लेकिन सामान कम है, तो वो चीज आपको क्या मिलेगी? महंगी मिलेगी। तो इस केस में अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? मुद्रास्फीति चालू हो जाएगी, जैसे हिंदी में बोल सकता हूं सिंपल वे में, तो महंगाई। तो ना तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, ना ये ठीक है। तो अगर ये ऊपर चला गया है गलती से तो उसे नीचे लाना पड़ेगा, और अगर ये नीचे चला गया तो उसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जब ये नीचे है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब नीचे है इसे बोलते हैं हम अभावी मांग। ठीक है, इसको भी ठीक करना है। और जब ये ऊपर है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा हम अधि मांग। इसको भी हमें क्या करना है? ठीक करना है। अब ठीक कैसे करेंगे तो वो भी जरा ध्यान से देखो कि अधि मांग को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो अर्थव्यवस्था में अधि मांग को ठीक करने के उपाय ये हैं हमारे पास। तो अधि मांग को ठीक करने के लिए उपाय एक मैंने बताया, जैसे कि आपके हमारे पास क्या है? राजकोषीय उपाय है। इस राजकोषीय उपाय को ठीक करने के लिए आप नोटिस करिए, राजकोषीय उपाय वो उपाय होते हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा, क्या बोल रहा हूं? किसी देश की सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। और मौद्रिक उपाय वो होते हैं जो किसी देश के आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं, ये बड़े सिंपल है। क्या? राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में सबसे पहला होता है कर की दरें। सरकार जो हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। सरकार हमसे कर प्रत्यक्ष रूप से भी लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी लेती है। अगर आप मेरी माने या मेरी समझे तो मैं सरकार को क्या कर देता हूं? इनकम टैक्स देता हूं। ठीक है, अब अगर सरकार मेरे से इनकम टैक्स पहले की तुलना में ज्यादा लेने लग जाएगी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए कि मैं अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूं और उसमें से 1 लाख रुपए सरकार को दे रहा हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा बेटा 9 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर ये सरकार कहते कि नहीं जी ये टैक्स अब 1 लाख नहीं, यहां पे अब ये जो टैक्स होगा वो 2 लाख रुपए हो जाएगा, तो इस केस में मेरे पास कितना बचेगा जी? अब बचेगा 8 लाख रुपए। तो मेरी खर्च करने की शक्ति क्या हो गई? कम हो गई, जिससे मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यदि अर्थव्यवस्था में क्या है? अधि मांग है, अर्थव्यवस्था में अधि मांग है, तो इन करों को सरकार क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और यदि न्यून मांगे तो इन करों की दरों को कम कर देगी ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सके। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन।
सार्वजनिक व्यय क्या मतलब क्या होता है? सरकार रोड बना रही है, सरकार हॉस्पिटल पे खर्चा कर रही है, सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है, कई सारे सरकारी स्कूल चलाती है। तो यदि सरकार खर्चा कर रही है अर्थव्यवस्था में तो इससे रोजगार उत्पन्न होता है, लोगों तक काम पहुंचता है। लेकिन अगर ये सरकार, और इससे आय बढ़ती है लोगों की, लेकिन अगर सरकार खर्चा कम कर देगी तो होगा क्या देखने को कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, रोजगार कम उत्पन्न होगा। तो यदि अर्थव्यवस्था में अगर आपको मांग बढ़ानी है तो सार्वजनिक व्यय, सरकारी व्यय ज्यादा करो। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में आपको अपनी मांग को कम करना है तो इस स्थिति में हमें सार्वजनिक व्यय को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन। सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है? अगर अर्थव्यवस्था में सरकार को लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है तो वो आपसे ऋण लेगी, पब्लिक से। हाँ, एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि अगर तुम बिगड़ रहे हो पैसे आने के बाद, कुछ है तुम्हारे पास पैसा, तो पेरेंट्स कई बार कहते हैं तू पैसा हमें दे दे, हम तेरे को बाद में दे देंगे। तो इस स्थिति में वो तुमसे पैसा इसलिए ले रहे हैं कि वो ये बोलेंगे हमें जरूरत है अभी दे दो। वो आपसे ले लेंगे लेकिन वो चाहते हैं कि आप अनावश्यक खर्चा ना करें। सेम इसी तरह से सरकार क्या करती है? आपसे इनडायरेक्टली ऋण लेती है, लोन लेती है। तो लोन लेने से क्या होता है? जनता से पैसा किसके पास आ गया? सरकार के पास आ गया। अब आप अनावश्यक खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो इसी को बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। अब अगर अर्थव्यवस्था में अधिक मांग की स्थिति है तो सरकार को ये ऋण क्या ले लेना चाहिए? ज्यादा ले लेना चाहिए। और यदि न्यून मांग की स्थिति है तो ये ऋण कम लेना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही घाटे की वित्त व्यवस्था, नोटों की छपाई। देखो अर्थव्यवस्था में अगर, एक चीज याद रखना, अगर नए नोट आएंगे मार्केट में तो इससे एडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है, ठीक है, तो नोटों की छपाई कम करनी है, क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया ना, डिमांड आ जाएगी। और अगर कम है तो सरकार नए नोट छाप के, घाटे का बजट बना के, आय कम करके, खर्चा ज्यादा करके तो घाटे का बजट बना देगी, जिससे नए नोट छापने पड़ेंगे या लोन लेना पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया? राजकोषीय उपाय, जिनको आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी इनके बाद में आंसर बता दूंगा किस तरह से ये कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मौद्रिक उपाय की, तो मौद्रिक उपाय में या मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। अब इसको ठीक करने के दो उपाय हैं। एक तो बोलते हैं मात्रात्मक, यहां पे परिणात्मक लिखा हुआ, आप इसको मात्रात्मक भी बोल सकते हो, मात्रात्मक उपाय। ठीक है, मात्रात्मक उपाय। और इसको बोल सकते हो गुणात्मक उपाय। तो मात्रात्मक में देखो ये 5 आ रहे हैं: बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं सीआरआर, नकद आरक्षित अनुपात को, और इसे बोलते हैं एसएलआर। और दूसरा गुणात्मक के अंदर वैसे 3-4 होते हैं, यहां पर 2 दिए हैं। एक दिया है सीमांत आवश्यकता और एक दिया है साख की राशनिंग। ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि किस तरह से हम मौद्रिक उपाय द्वारा अर्थव्यवस्था में कंट्रोल कर सकते हैं अधिमांग को और न्यून मांग को। तो इसको समझाने के लिए ना, मैं एक छोटा सा समझाने के लिए आपको चार्ट बना के दिखाता हूं, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आए कि इसको किस तरह से काम करना है। ठीक है। देखो जरा क्या है, मान के चलो अर्थव्यवस्था में 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी? एक मान के चलो अधिमांग की है और एक न्यून मांग की है। तो मैं ये पहले यहां लिख लेता हूं, पहले वाले में अधिमांग शॉर्ट में, और यहां पे डाल लेता हूं बेटा न्यून मांग, न्यून मांग। ठीक है। और यहां पर हम डालते हैं किसके बारे में? उपाय के बारे में, कि हम उपाय का क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? मात्रात्मक के बारे में, मात्रात्मक। ठीक है। तो इस मात्रात्मक में जो पहला आ रहा है ए, वो होता है बेटा बैंक दर, बैंक दर। अब ये क्या होता है? बैंक दर समझो पहले तो। बैंक दर का मतलब होता है जिस दर पर हमारे देश का आरबीआई ऋण देता है, किनको? देश के वाणिज्यिक बैंकों को, बोले तो कमर्शियल बैंक को। और ये कमर्शियल बैंक लोन देते हैं किसको? हमारी जनता जनार्दन को। तो अगर समझना जरा ध्यान से, ये जिस रेट पर इनको लोन दे रहा है, मान लेते हैं वो है 5%, तो ये लोन कितने पे देंगे? ज्यादा पे देंगे, मान लेते हैं 7%। तो आरबीआई जिस रेट पर इनको लोन दे रहा है, किसको? कमर्शियल बैंक को, इसे बोलते हैं बैंक दर। तो अगर अभी ये 5% है, मैं कहूं इसको बढ़ा के कितना करते? 6% कर दे। कितना? 6%।
तो ये कितना कर देंगे, ये जी अपना 8% कर देंगे। अब जब ये 8% हो जाएगा तो पब्लिक के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मांग कम कर देगी। तो हुआ क्या इसमें, बैंक दर को अधिमांग की स्थिति में, अधिमांग का मतलब क्या है बेटा, जब एडी ज्यादा हो एएस से, और न्यून मांग मतलब जब एडी कम हो एएस से। ठीक है, तो इस केस में इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया। शॉर्ट में आप लिख देंगे, लेकिन आप बाद में, या ज्यादा कर दिया आप ये भी लिख सकते हैं, बजाय इसके आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं कि ज्यादा कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं कि ज्यादा कर दिया। दोबारा समझना जरा था कैसे हुआ। अर्थव्यवस्था में मांग अधिक थी, अधिक थी, हमने क्या करा, आरबीआई ने अपना लोन महंगा कर दिया। आरबीआई ने अपना लोन महंगा करने से क्या हुआ, वाणिज्यिक बैंकों को अपना लोन महंगा पड़ा, उनको अपना लोन महंगा पड़ा तो उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या हुआ, जनता को लोन क्या पड़ा, महंगा पड़ा, जिससे वो लोन क्या लेगी, कम, क्या कहेगी, लोन कम लेगी। जब वो लोन कम लेगी, लोन कम लेगी, तो उनके पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पैसा कम, पैसा कम होगा तो मांग अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, तो वो हो गई मांग कम। इसलिए हमने कहा बैंक दर बढ़ा दो। अब इसी के विपरीत अगर क्या हो रहा है कि मांग अधिक के बजाय न्यून है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कम कर देंगे। ठीक है, अगर ये सस्ता कर देंगे, मान लो पहले 6 था 5 कर दिया, तो ये अब ये भी 7 कर देंगे, जिससे पब्लिक जनता लोन क्या लेगी, ज्यादा लेगी, लोन सस्ता हो गया, और फिर खर्चा करेगी, गाड़ी लेगी, घर लेगी, पर्सनल लोन लेगी, जिससे खर्चा ज्यादा होने से मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी की तरह से एक और चीज आ रही है बैंक दर के बाद, बी, यहां पर आ रहा है रेपो दर। देखो रेपो दर और बैंक दर दोनों एक ही तरह से काम करते हैं और दोनों एक ही चीज होते हैं। बैंक दर जो होता है वो वही होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देना, और सेम रेपो दर भी यही होता है। ठीक है, बस समस्या इतनी सी है, जो बैंक दर होता है वो किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, याद रखना, और ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए। इसमें उन्हें अपनी सिक्योरिटी को क्या रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन इसमें जो बैंक दर वाले उसमें सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। साथ ही एक और चीज समझो, रेपो दर और बैंक दर में काम करने का तरीका एक ही है। और एक और चीज, आज के टाइम में क्या चल रही है, आज के टाइम में रेपो दर चल रही है 6.5%। मतलब ये जो इसको लोन दे रहे हैं ना, 6 पे भी नहीं दे रहे, कितने पे दे रहे हैं, 6.5 पे दे रहे हैं। ये आज की बता रहा हूं 2024 में। तो अगर ये कल सस्ता हो जाएगा तो ये कमर्शियल बैंक भी लोन क्या कर देंगे, सस्ता कर देंगे। कोई नहीं, तो रेपो दर सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या करना है, हमें ज्यादा करना है, और इसमें भी क्या करना है हमारे को बेटा, इसमें करना है हमारे को कम करना है। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं सी पॉइंट पे, जिसका मतलब है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। अब रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर का मतलब है अब आरबीआई इनसे लोन लेगा, किनसे, कमर्शियल बैंक से। तो अगर आरबीआई लोन लेगा कमर्शियल बैंकों से, उनके पास पैसा कहां से बचेगा, वो जनता को देने के लिए लोन नहीं बचेगा। तो इस केस में आरबीआई लोन लेता ही इसलिए है ताकि कमर्शियल बैंकों के पास पैसे खत्म हो जाए। पैसे खत्म हो जाएंगे तो मांग कम कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि जनता को लोन नहीं दे पाएंगे कमर्शियल बैंक। तो इसलिए अगर अत्यधिक मांग की स्थिति है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत अट्रैक्टिव कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, जिससे कमर्शियल बैंक क्या कर देंगे, सारा पैसा आरबीआई को दे देंगे, और न्यून मांग की स्थिति में क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे। बात आती है पेपर में, क्या आप ऐसे लिख के आएंगे टेल बना के, नहीं, ये समझने के लिए केवल पेपर में आया कि आप मान लीजिए रेपो दर से अधिमांग को किस तरह से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेपो दर एक वह दर है जो ये दर्शाती है कि आरबीआई किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अधिमांग की स्थिति में रेपो दर को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे वाणिज्यिक बैंकों का ऋण महंगा हो जाएगा, और वाणिज्यिक बैंक अपनी दर बढ़ा देंगे, जिससे जनता के लिए लोन महंगा हो जाएगा और वो मांग कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, इसके बाद एक और आ रहा है यहां पर चीज, वो है डी, खुले बाजार की क्रियाएं, की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होता है बेटा, ये समझो। खुले बाजार की क्रियाएं का मतलब है आरबीआई सरकार की ना
प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटी को बेचता है। सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल समझते हैं पेपर लेके। मान लेते हैं कि ये एक पेपर है, सरकार की प्रतिभूति है। मैंने बोला ये जो सरकार की प्रतिभूति है ये एक्चुअली है कितने रुपए की, इसको लिख लेता हूं मैं जी बच्चा लोग। ये है, मैं अमाउंट बता देता हूं, कितने रुपए की, 5,000 की। अब मैंने बोला कि सरकार की ये प्रतिभूति है, क्या आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? बैंकों से बोला और जनता से बोला, ये मैं आपको दे दूंगा 4,500 रुपए का, 4,500 रुपए का। तो एक बैंक ने बोला, क्या बोला, एक बैंक ने बोला कि आप मुझे ना ये 5,000 की है ना, ठीक है, आप मुझे 4,500 के हिसाब से 10 दे दो, ठीक। तो बैंक ने अभी कितने रुपए दिए, 45,000 रुपीज दिए। अब होगा क्या, एक साल बाद आरबीआई क्या करेगा, ये पेपर वापस ले लेगा और उसको कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट कर देगा, 5,000 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर देगा। मतलब ये जो बट्टे पे या डिस्काउंट पे इशू करे गए थे, ठीक है, तो बैंक को कितने का फायदा हुआ, 5,000 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। ऐसे आप भी खरीद सकते हैं सरकार की प्रतिभूतियों को। अब इसमें फायदा क्या है सरकार का, देखो सरकार फायदे के लिए नहीं करती है, सरकार इसलिए करती है कि अगर अभी छोटे लालच देकर तुम्हारे पैसे सरकार ने अपने पास फंसा लिए तो तुम मांग कहां कर पाओगे, तुम मांग ना कर पाओ, इसलिए तुम्हारे पैसे अपने पास सरकार फंसा लेती है। तो इसीलिए यहां पर आप नोटिस करेंगे, सरकार खुले बाजार, इस प्रोसेस को, सरकार की प्रतिभूति को खरीदना और बेचने को बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया है। तो उस केस में इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और इसको क्या कर देंगे, गिरा देंगे या फिर कम कर देंगे। ऐसी बेटा एक ई आ रहा है, ई क्या है, सीआरआर, और एक है एफ एल सॉरी एसएलआर, ये भी समझो। इसको समझने के लिए पहले इसको देखो जरा। जब बैंक के पास टोटल पैसे जमा होते हैं, मान लो उसके पास 10,000 रुपए जमा हुए, तो वो एक हिस्सा सबसे पहले अलग करती है, दूसरा हिस्सा एक और अलग करती है, और तीसरा हिस्सा एक और अलग करती है। मतलब बैंक अपने टोटल डिपॉजिट के 3 हिस्से करता है, जिसमें से एक हिस्सा वो जमा करवाता है आरबीआई के पास, ठीक। एक हिस्सा वो खुद रख लेता है सेल्फ। खुद क्यों रख लेता है, क्योंकि अगर जनता अपने पैसे जो जमा कराए वो कल मांगने आई तो उसे कैसे लौटाएंगे, तो उसकी बात हो रही है। और बाकी जो पैसे होता है वो सरकार सॉरी बैंक क्या कर देता है, लोन पे चढ़ा देता है। तो आप नोटिस करिए, अगर टोटल डिपॉजिट की इसकी बात की जाए तो ये 10% है, ये भी 10% है, और ये कितना है, 80% है। तो अगर जो पैसा आरबीआई के पास जमा कराया जाता है बेटा, उसे बोलते हैं सीआरआर, याद रखना। कुल जमा का जो हिस्सा आरबीआई के पास जमा होगा उसे बोलेंगे सीआरआर। ऐसे ही कुल जमा का वो हिस्सा जो बैंक खुद रखते हैं अपने पास, उसे बोलते हैं बेटा एसएलआर। अब आप नोटिस करो एक एग्जांपल, अगर इसको 1,000 के बजाय 2,000 रुपए कर दिया जाए तो 2 और 1 3, क्या करूं मैं इसे, अगर इसको ये कर दिया जाए 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, तो ये लोन कितना दे पाएंगे, केवल 7,000 रुपए का, क्योंकि हमारे पास टोटल जमा कितनी है, 10,000 रुपए तो है। तो आप नोटिस कर रहे हैं सीआरआर बढ़ाने की वजह से लोन वाला अमाउंट कम हो गया, लोन वाला अमाउंट कम हो गया, तो वही वाली स्थिति हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली। अगर लोन कम मिलेगा तो पैसा कम, जनता का पैसा कम, तो मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम सीआरआर और एसएलआर दोनों केस में आप नोटिस करना कि चाहे इसको बढ़ा दो, किसको, सीआरआर को, या फिर एसएलआर को, दोनों को ही बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा। ध्यान रखना, इन दोनों के सम को जनरली आप सिंपल वे में एलआरआर भी बोल सकते हो, बट ये आप क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक समझोगे उसमें बैंकिंग में यूज होगा, अभी बता रहा हूं। तो अभी यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें भी ज्यादा कर देंगे इसको, और अगर आपको लोन ज्यादा देना है तो इसको क्या कर दो, आप कम कर दो अगर मांग को बढ़ाना है। सेम इसको भी क्या कर दो, ज्यादा कर दो बेटा, और इसको क्या कर दो, कम कर दो। तो कुछ इस तरह से आप अधिमांग और न्यून मांग को ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर मौद्रिक उपाय थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू राजकोषीय, बट आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कहां पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। इसकी मैं पीडीएफ वहां पे भेज देता हूं आपको पढ़ने के लिए।
बाद बाकी जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वहीं पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।